सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में श्वसन। तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने के लिए सिंपली से स्क्रीन पर हम एक मानव श्वसन तंत्र का चित्र ड्रा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक मानव श्वसन तंत्र का चित्र, और इस चित्र में हम सबसे पहले जानते हैं इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इनके नाम को और इनके कार्य को। उसके बाद में यहाँ पर हम जानेंगे कि मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य में जो नोज़ यानी कि जो नाक होता है इसको हम बोलते हैं नासिका। अब ये जो हमारी नासिका होती है, इस नासिका में दो छिद्र होते हैं, यानी कि जो हमारा नोज होता है नाक, इसमें दो छिद्र होते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। और इस नासा छिद्र को यानी कि जो हमारी नासिका होती है यानी कि जो हमारा नोज होता है, इस नोज को बीचों बीच में क्या होता है कि एक पटल होता है जो कि यहाँ पर नासा छिद्रों को दो नासा छिद्रों के रूप में यहाँ पर विभाजित करता है। यानी कि नासा छिद्रों के बीच में जो पटल होता है उसको हम बोलते हैं नासा पट। तो ये हमारा हो गया नासा पट। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो नासा छिद्र होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत सारे संख्या में जो बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जब हम बाहर से गैस को खींचते हैं, यानी कि जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, तो जब हम बाहर से गैस को खींचते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस ही केवल नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण, बहुत सारे पोल्यूशन यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे नासा छिद्र में बाल उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, इसमें जो हमारे ऑक्सीजन को गैस को खींचने पर तो वहाँ पर जो मिट्टी के कण, धूल के कण जाते हैं वो उसी बाल में टकरा कर रह जाते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा नासा छिद्र होता है, ये दोनों नासा छिद्र जाकर पीछे एक भाग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक नली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो हमारी ये दो नासा छिद्रें हैं ये पीछे की ओर जब जाएंगी तो वहाँ पर ये एक भाग में, एक नली में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो नली हमारी होती है इसको हम बोलते हैं नासा मार्ग। अब यहाँ पर ये जो नासा मार्ग होता है, ये नासा मार्ग बहुत टेढ़े मेढ़े आकृति की होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी मिट्टी के कण, धूल के कण गए और जो नासा छिद्र में बाल उपस्थित थे वहाँ पर टकराने के बावजूद भी वो अंदर की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस नासा मार्ग का टेढ़े मेढ़े होने के कारण यहाँ पर जाकर वो चिपक जाते हैं, यानी कि नासा मार्ग में यहाँ पर चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो नासा मार्ग होता है इसकी गुहा पर यानी कि इसकी दीवार पर श्लेष्म का स्रवण होता है, बहुत पतली श्लेष्म का स्रवण होता है, यानी कि पतली लचीली पदार्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लचीला बना रहता है, तो इससे जो भी धूल के कण, मिट्टी के कण होते हैं वहाँ पर चिपक जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग नीचे आकर ग्रसनी से मिलता है। ग्रसनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। ग्रसनी क्या है, जैसे कि हम मुख से भोजन किए तो वो भोजन गया, भोजन के रास्ते से जो गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो हम सांस ले, सांस के रास्ते, ये दोनों आकर यहाँ पर बीच में एक ग्रसनी भाग से यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी ग्रसनी के नीचे हमारा यहाँ पर होता है कंठ द्वार। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंठ द्वार है। कंठ द्वार का मतलब समझिए जैसे गले पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक बहुत उभरा हुआ सा भाग दिखेगा, तो यही हमारा होता है कंठ द्वार। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा ये जो नली है जो हमारे शरीर के अंदर यानी पेट में जो जाता है वो यहाँ से दो भागों में बदल जाता है। एक भाग हमारा कहलाता है ग्रास नली और एक भाग हमारा कहलाता है श्वास नली या वायु नली, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंठ द्वार होता है, इसी कंठ द्वार पर एक घाटी ढापन धरा होता है। यहाँ पर ये जो कंठ द्वार होता है उस पर घाटी ढापन धरा होता है। इस घाटी ढापन का कार्य क्या होता है इसको सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जैसे आप भोजन किए, उसके बाद में वो भोजन गया अंदर जब ग्रसनी में आपके, तो ग्रसनी के बाद में उसको जाना चाहिए ग्रास नली में, क्योंकि ग्रास नली जाकर मिलती है आपके आमाशय में, यानी ग्रास नली का जो रास्ता होता है उससे भोजन को अंदर आपके पेट में जाना होता है। तो ये क्या होता है कि जब आप भोजन को अंदर करते हैं तो ये जो घाटी ढापन होता है, ये घाटी ढापन आपके वायु मार्ग को बंद कर देता है, और यहाँ पर उस स्थिति में आपका भोजन ग्रास नली में चला जाता है और वो ग्रास नली से होते हुए आपके आमाशय में चला जाता है।
और यहीं पर आपका जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार पर जो आपका यहाँ पर घाटी ढापन होता है वो श्वास नली को बंद कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि भोजन जो आपका होता है वो आपके वायु नली यानी कि श्वास नली में नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर आपका ये घाटी ढापन का कार्य यानी कि कंठ द्वार पर ये क्रिया होती है। उसके बाद में यहाँ पर कंठ द्वार के बाद में यहाँ पर हमारा जो वायु नली जो होती है यानी जो श्वास नली होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम दोस्तों ये जो हमारी श्वास नली होती है ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और उसके बाद में लगभग ये 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है, यानी कि मोटी ये पाइप नुमा संरचना होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा एक पाइप नुमा संरचना है, ये हमारी होती है श्वास नली। अब ये जो श्वास नली होती है ये अंदर की ओर जाकर 2 रास्तों में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो 2 रास्तों में परिवर्तित जाते हैं तो इस 2 रास्तों को हम बोलते हैं श्वसनी, और यहाँ पर दाईं ओर का जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य दाईं श्वसनी, और जो बाईं ओर का जो हमारा रास्ता होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य बाईं श्वसनी। यहाँ पर ये जो 2 घुमाव वाले रास्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हमारी श्वसनी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी श्वसनियाँ होती हैं ये जाकर कई उप श्वसनियों से में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि कई उप शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये कई शाखाओं में यहाँ पर अंदर आप देखें तो यहाँ पर ये परिवर्तित हैं और उसके बाद में ये जाकर वायु कोशों में प्रवेश करती हैं और यहीं पर ये खत्म हो जाती है। तो इतनी बात हमारी इस श्वास नली में होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी श्वास नली होती है इसमें सी आकृति की हाइलिन उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ जैसे बहुत नरम सी हड्डी नुमा यहाँ पर अंदर की ओर संरचना होती है सी आकार की, जो क्या करती है कि ये जो हमारी पाइप है यानी कि जो हमारी श्वास नली है इसको यहाँ पर सिकुड़ने नहीं देती। कहने का मतलब कि जैसे मान लें कि आप श्वास को खींचे बाहर की ओर, तो जब आप श्वास को बाहर की ओर खींचेंगे तो आपका क्या होगा कि ये जो अगर ये जो हमारे उपास्थि यहाँ पर नहीं लगे होंगे अधूरे छल्ले जो सी आकार की हैं, ये अगर नहीं लगे होंगे तो इससे क्या होगा कि जब हम बाहर की ओर श्वास को खींचेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारे सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा श्वास नली होता है ये श्वास को खींचने या अंदर को खींचने में यहाँ पर ये चिपकता नहीं है। तो ये क्रिया आपकी होती है इस छल्ले की। तो ये हमारा हो गया श्वास। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फेफड़े के बारे में। दोस्तों मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ये मनुष्य के श्वसन अंगों में सबसे प्रमुख अंग होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो पार्ट हैं ये आपके फेफड़े होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वसनियाँ आकर इससे जुड़ रही हैं। ये हमारे फेफड़े होते हैं, ये हल्के गुलाबी रंग के कोमल और लचीले भाग होते हैं और ये उपस्थित होते हैं हमारे वक्ष गुहा में। दोस्तों ये एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप बायोलॉजी में कहीं कहीं पढ़ते हैं गुहा। गुहा का शब्द होता है शरीर का वह खाली भाग जहाँ पर तरल पदार्थ भरा हो, तो वो गुहा होता है। और वक्ष गुहा की अगर हम बात करें तो वक्ष गुहा वो होती है जहाँ पर हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं, वो तो उसको हम वक्ष गुहा बोल देते हैं। तो ये हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। और ये जो हमारा फेफड़ा होता है इन फेफड़ों के बीच में ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है हृदय। ये दोनों फेफड़े इस हृदय को घेरे रहते हैं। साथ में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा फेफड़ा है इस फेफड़े के ऊपर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम फुसफुस आवरण कहते हैं। और ये जो फुसफुस आवरण है ये अपन जो फेफड़ा होता है इसकी रक्षा करती है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बताया कि फेफड़ा वक्ष गुहा में पाया जाता है, तो यहाँ पर जिस गुहा में ये पाया जाता है इसको हम फुसफुस गुहा भी बोलते हैं। यानी कि जो वक्ष गुहा में हमारा जो फेफड़ा है इस वक्ष गुहा को हम फुसफुस गुहा भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारा फुसफुस गुहा होता है इसमें एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है, और ये तरल पदार्थ जो होता है इसको हम बोलते हैं फुसफुसिए तरल। और ये फुसफुसिए तरल क्या करता है, ये जो आपका फेफड़ा है इसकी रक्षा यहाँ पर ये करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो हमारे फेफड़े हैं ये बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, इनके बीच में हमारी श्वास नली
ये जो नली आ रही है ये श्वास नली, उसके बाद में श्वसनिया यानी कि जो श्वास नली आकर दो शाखाओं में यहाँ पर बटी, ये दो शाखाओं में, इसको हम बोलते हैं श्वसनिया। तो ये और ग्रास नली को हमने बताया था जब कंठ द्वार आपको मैं बता रहा था, तो वहाँ से क्या होता है कि दो भागों में यहाँ पर दो नली बढ़ जाती है कंठ द्वार से। एक नली आपका जाकर आमाशय से जुड़ जाती है और एक नली आपका जाकर आपके यहाँ पर फेफड़े से जुड़ जाती है। और जो आमाशय से जुड़ी होती है उसमें ग्रास नली में, यानी कि ग्रास नली में आपका भोजन जाता है और श्वास नली में आपके ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी उसमें गैस जाते हैं। तो ये आपका जो ग्रास नली होता है इसके बीच से होते हुए गुजरता है और साथ में जो हृदय होता है ये भी इसी बीच में उपस्थित रहता है। तो ये चारों चीज जिस भाग में उपस्थित रहते हैं इसको हम बोलते हैं मध्यावकाश, यानी कि ये जो बीच का भाग होता है इसको हम बोलते हैं मध्यावकाश। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो दाहिना फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा व चौड़ा होता है, लेकिन ये लंबाई में छोटा होता है, यानी कि ये बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है लंबाई में। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये दोनों फेफड़े नीचे से डायाफ्राम के एक उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर यहाँ पर ये गोलाई में कुछ सी आकार का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसी पर ये दो जो हमारे फेफड़े हैं यहाँ पर ये चिपके हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दायां फेफड़ा होता है ये तीन पिंडों में बटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, तीन पिंडों में बटा हुआ है और साथ में जो बायां फेफड़ा होता है ये दो पिंडों में बटा होता है। तो ये हमारा हो गया फेफड़े की बाहरी संरचना। अब हम बात करते हैं फेफड़े के आंतरिक संरचना के बारे में। अब दोस्तों अगर हम फेफड़े के आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप मधुमक्खी की छत्ते को देखे होंगे तो ठीक इसी प्रकार से अगर फेफड़े के अंदर की संरचना को अगर आप देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये हमारी श्वसनियाँ हैं, दो श्वसनियाँ है, एक ये और एक ये, दोनों श्वसनियाँ जब फेफड़े के अंदर प्रवेश करती हैं तो ये श्वसनियाँ क्या करती हैं, ये कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है जैसे एक पेड़ नीचे जब पृथ्वी से चलता है तो क्या होता है वो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाता है तो वो कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उसकी कई शाखाएं निकल जाती हैं, कई शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी श्वसनियाँ हैं ये श्वसनियाँ आगे जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और इन उपशाखाओं को हम बोलते हैं कूपिका नलिकाएं। यानी कि ये जो श्वसनी है, श्वसनी जैसे ही हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है ये कई उपशाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, बट जाती है और इन उपशाखाओं को हम बोलते हैं कूपिका नलिकाएं। और ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रत्येक कूपिका नलिका के आगे अंगूर के गुच्छे की भांति एक वायु कोष्ठ जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका ये भाग दिख रहा है यहाँ पर कुछ अंगूर के गुच्छे की बात, इसको हम बोलते हैं वायु कोष या वायु कोष्ठ, दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वायु कोष्ठ होते हैं इसके ऊपर बहुत पतले पतले यहाँ पर कोशिकाएं बिखरी होती हैं, यानी इनका जाल बिखरा होता है और इन कोशिकाओं में रक्त दौड़ते रहते हैं। तो इतनी बात आपको मानव श्वसन की प्रक्रिया को समझने के लिए जानना था। अब यहाँ से आप अच्छे से मानव के श्वसन की प्रक्रिया को अब समझ। दोस्तों अगर हम मानव में श्वसन की प्रक्रिया को समझें तो हमको पता है कि मनुष्य क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है उसको वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। इतनी बात हमको पता है, लेकिन यहाँ पर बात उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर में आया कहाँ से। दोस्तों क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जो भोजन हमारे शरीर में जाता है इस भोजन में अपक्रियाएं होती हैं, जैसे ये पचित होती हैं, यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ से इसी भोजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये हमारे रक्त में मिल जाता है। अब ये रक्त में कैसे मिलता है इसको आप जानिए। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होते हैं, इस प्लाज्मा से ये क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है और इस रूप में ये लगभग 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में रक्त में मिल जाता है। उसके बाद में जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है
इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर लेता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाता है हमारे रक्त में। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये रुधिर में परिवाहित होता है, यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जो रक्त हैं उसमें मिला रहता है। तो ये हमको पता हो गया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आता कहाँ से है और ये रक्त में हमारे पूरे शरीर में मिलता कैसे है। तो ये चीज़ हमको पता हो गया, हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी रक्त में मिलकर रहता है। अब क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान क्या होता है कि हम ऑक्सीजन गैस को ही नहीं, बाकी बहुत सारे गैस हमारे साथ चले जाते हैं हमारे नाक द्वारा शरीर के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने शुरू में बताया कि जब हम बाहर से गैस को खींचते हैं तो उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं। तो हमारे नाक में यानी कि जो नासा छिद्र होता है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें ये बालू के कण मिट्टी के कण टकरा जाते हैं। उसके बाद में पीछे आते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर नासा छिद्र के बाद में ये नासा छिद्र जाकर एक नासा मार्ग से जुड़ता है और ये नासा मार्ग हमारा टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसमें ऊपर एक श्लेष्म का श्रवण होता है तो इससे जाकर वो उसमें चिपक जाता है। फिर उसके बाद में ये गैस धीरे धीरे आकर हमारी श्वास नली से होती हुई, श्वसनियों से होती हुई हमारे आकर फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो हमारी ऑक्सीजन गैस है ये हमारे फेफड़े तक पहुँचती है तो फेफड़े में हमने बताया कि हमारी होती हैं श्वसनियाँ और श्वसनियाँ जाकर कई उप शाखाओं में यहाँ पर ये विभाजित हो जाती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये ऑक्सीजन गैस हमारा जाकर इस कूपिका नलिकाएं यानी कि जो हमारी ये श्वसनियाँ हैं ये विभाजित होती हैं कई शाखाओं में, इसको हमने बताया था कूपिका नलिकाएं। तो इन कूपिका नलिकाओं में पहुँचती हैं। अब हमने बताया था कि प्रत्येक कूपिका नलिका के आगे अंगूर के गुच्छे की भांत वायु कोष्ठ होते हैं। तो ये जाकर वायु कोष्ठ तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि जो वायु कोष्ठ होता है इसके ऊपर बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बिखरी हुई थी, यानी कोशिकाओं का जाल यहाँ पर बिछा होता है और इसमें रक्त बहते हैं। तो यहाँ पर रक्त यहाँ पर बहता रहता है और ये जो रक्त होता है ये आकर हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। अब एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है, हृदय में क्या होता है, हृदय का कार्य होता है कि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अपने आप में खींच लेना, यानी कि हृदय में खींच लेना। फिर हृदय से क्या करता है, हृदय अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त जो हमारी रक्त होती है उसको फिर पहुंचाता है ये फेफड़े में, और फेफड़े में कहाँ, वायु कोष्ठ के ऊपर जो बहुत पतली पतली जो कोशिकाओं का जाल बिछा होता है इन जाल में पहुंचाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इन जाल में वायु कोष्ठ तक जब पहुंचती है तो ये जैसे ही प्रवेश करती हैं इस हमारे फेफड़े में, तो फेफड़े में जब हम ऑक्सीजन गैस को खींच चुके हैं तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, इस जो रक्त होता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है इससे ये तुरंत क्रिया करता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन गैस होता है ये रक्त में मिल जाता है। साथ में यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर कर यहाँ से मुक्त हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा निकल जाता है हमारे श्वास मार्ग से और बाकी जो ऑक्सीजन गैस हमने लिया अपने शरीर में प्रवेश कराया वो ऑक्सीजन गैस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवर्तित होकर फिर उसी जो कोशिकाओं का जाल वायु कोष्ठ में यहाँ पर जो बिछा हुआ था उसी में से होते हुए ये ऑक्सीजन गैस रक्त में मिलकर चला जाता है फिर से हमारे हृदय में। अब हृदय क्या करता है कि ये जो रक्त होता है इस यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है इसको अब पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में जाना, रक्त में मिल जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना, ये सारी क्रिया लगातार हमारे शरीर में चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य का बाहरी श्वसन होता है अब दोस्तों यहीं पर अगर हम आंतरिक श्वसन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा कर देते हैं। जैसे ये रहा हमारा एक चित्र और साथ में एक यहाँ पर हम एक रिएक्शन ड्रा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में वसा हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं तो इनमें ये सब मुक्त होते हैं। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब हम
ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर खींचते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर खींचते हैं तो ये जो ग्लूकोज़ होता है ये क्रिया करता है इस ऑक्सीजन गैस से, और क्रिया करने के बाद में ये टूट जाता है एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उसके बाद में यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये हमारा चला जाता है हमारे श्वास द्वार मार्ग द्वारा बाहर, और बाकी यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है इस ऊर्जा ये ऊर्जा हमारा जो कोशिकाएं होती हैं इसमें जो एटीपी होती है एटीपी के रूप में ये संचित हो जाती है। अब ये जो एटीपी होती है, एटीपी में जो ऊर्जा होती है, ये जब संचित हो जाती है, तो जैसे कि हमको किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, तो ये एटीपी क्या करता है, टूट जाता है जल से क्रिया कर कर, और ये एटीपी टूटता है एडीपी में, और यहाँ से जब ये एटीपी एडीपी में टूटता है, तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा का हम कार्य करने में यूज कर लेते हैं, और साथ में ये जो एडीपी होती है, ये एडीपी हमारे शरीर में बनी रहती है। अब फिर जैसे ही ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज से क्रिया करती है, तो ये एडीपी से क्रिया कर कर यहाँ पर फिर से एटीपी में चेंज होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ये एटीपी एडीपी में चेंज होता है, फिर जैसे ही ऑक्सीकरण होता है फिर ये एडीपी एटीपी में चेंज हो जाता है। तो ये क्रिया यहाँ पर चलती रहती है और ऊर्जा मुक्त होती रहती है, और इस प्रकार से हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है ये होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।